डूबने से होने वाली मौत मुख्य 4 चरण होते हैं। पहले से तीसरे चरण के बीच में अगर कोई आदमी है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। चौथे चरण में उसकी जान नहीं बचाई जा सकती है। जब आपके अंग आपके दिमाग की बातों को मानना बंद कर देते हैं। देखिए, उसको ध्यान से देखिए, मैं इसको पलट दूं पहले। देखिए, यहाँ पे जो ये पत्ती दिख रही है इसे एपोग्लॉटिस कहते हैं। इस पत्ती का मेन काम ये होता है कि खाने को और सांस को मरते समय दर्द नहीं होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा। केवल 2 तरह की मौतें ऐसी हैं जिनमें यह साबित है कि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक तो है रेबीज, जिसकी बात हम लोगों ने पिछली बार की थी। उसका मैं लिंक प्रोग्राम के आखिरी में डाल दूंगा, जिन्हें नहीं देखा है वो देख लें। दूसरी है डूबने से होने वाली मौत। डूबने से होने वाली मौत मुख्य 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहले से तीसरे चरण के बीच में अगर कोई आदमी है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। चौथे चरण में उसकी जान नहीं बचाई जा सकती है। पहले से तीसरे में जान तो बच जाती है, लेकिन अगर वो डूबने के तीसरे चरण में है तो वो कभी ठीक नहीं होगा। उसके दिमाग में जो नुकसान होगा वो कभी सही नहीं होगा। तो पहला और दूसरा ये जो 2 चरण हैं, इनके बीच में अगर जान बच जाती है तो जो डूबने वाला व्यक्ति है वो सही सलामत वापस आ जाता है। इसका चुनाव आज इसलिए किया है कि कोरोना से जो मौतें हुई थी पिछली बार, जो अप्रैल में ख़ास तौर पर, मैं उस आधार पर बात कर रहा हूँ। कोरोना से जो मौतें हुई थी उनके भी यही 4 चरण थे। लेकिन ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर बना है कि डूबते समय किन किन चरणों की वजह से जान जाती है। जब आप जानेंगे तो पहचानेंगे, और तीसरे चरण में अगर खुदा न खास्ता कहीं आपको मौका पड़ गया तो तीसरे चरण में जाने से आप थोड़ा सा बच सकते हैं। लेकिन बच तब सकते हैं जब इन चरणों के बारे में जाने रहेंगे, जब पैनिक नहीं होगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, पानी पी लिया। और तो अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप तीसरे चरण में जाने से बच सकते हैं। हालांकि पहले से चौथे में जाने में बहुत कम समय लगता है। 3 सेकंड से 8 मिनट के बीच का गैप होता है। 8 मिनट में आमतौर पर डूबने वाले की मौत हो जाती है, लेकिन ये 8 मिनट बहुत लंबा समय होता है। इसको आप लंबा खींच सकते हैं, वो भी जो तैरना नहीं जानते हैं। मेरे एक साथी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी जल्दी में ही विशेषज्ञता हासिल की है जो कोरोना में होने वाली मौतें हुई थी उनके ऊपर, कि उनके क्या क्या चरण थे। मैंने उनसे पूछा था कि आप ये ज़रा बताइए कि किन किन चरणों में किस तरह से मरीज उन चीज़ों से गुज़रता है, और कोरोना में जब मौत होती है तो क्या उसे दर्द तकलीफ़ हो रही होती है कि नहीं हो रही होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि कोरोना में होने वाली मौत का हल्का एहसास तुम भी कर चुके हो। वो इसलिए क्योंकि मैंने 2 साल पहले यहाँ का एक कोर्स किया था, उसे कहते हैं हेलो दोंकर। हेलो दोंकर एक ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पर तैरने के 4 डिप्लोमा होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जिसने ये चारों डिप्लोमा कर लिए होते हैं वो एक और डिप्लोमा कर सकता है कि अगर किसी की कार पानी में डूब गई है, गिर गई है, तो वो उस पानी में कूदकर उसमें फंसे हुए लोगों को कैसे बचा सकता है। हर पुलिस वाले के पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन एक आम नागरिक भी जिसके पास चौथे लेवल का डिप्लोमा होता है, मतलब कि वो अगर अच्छा तैराक है तो इसको वो कर सकता है। इसमें क्या होता है कि एक नकली कार, नकली बस जैसा एक आइटम होता है, उसके अंदर लोगों को बिठाया जाता है और सबकी सीट बेल्टें बंधी होती हैं। सबके सिर पे, आँख के ऊपर एक काला चश्मा होता है कि कुछ भी उनको दिखाई ना पड़े, और वो पूरी जो बस होती है, नकली बस, वो स्विमिंग पूल में डुबोई जाती है। अब उसमें जो परीक्षार्थी है उसका काम यह होता है कि अपनी सीट बेल्ट को खोल कर, वो सीट बेल्ट खुलती नहीं है, वो सीट बेल्ट फंसी होती है, उसको काट के उससे बाहर आना होता है, अपने आप को मुक्त करके, और उसमें जो 20 लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में से अपने आप को पहले बाहर निकालना होता है और बाहर तक आना होता है। ये एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि काला चश्मा जब होता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, आइडिया नहीं मिलता है कि हो क्या रहा है। तो एक बहुत पैनिक जैसी सिचुएशन होती है। मैं 2 बार फेल हुआ था इसमें, तीसरी बार मैं पास हो गया था। हालांकि आपको पता होता है कि आपको यहाँ मरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन चूंकि आंखें बंद हैं, हाथ बंधे हुए हैं और लोग उसमें निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बहुत पैनिक वाला एटमॉस्फेयर होता है। तो डिटेल में जाएं, वैज्ञानिक चीज़ों में जाएं, डूब के मरने वालों के ऊपर। उससे पहले कुछ छोटी मोटी जानकारी। मरने वालों में जितने भी लोग दुनिया भर में डूब के मरते हैं,
पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए नहीं कि औरतें अच्छा तैराक होती हैं, इसलिए कि पुरुष जो होते हैं वो ज़बरदस्ती के काम ज़्यादा करते हैं, मतलब कि अपने आप को असुरक्षित ज़्यादा रखते हैं। कोरोना में भी पुरुषों की मरने की संख्या ज़्यादा है। डूबने में सबसे बड़ा जो कारण होता है वो थकान होती है। आप जल्दी थक जाते हैं, लड़ना छोड़ देते हैं और डूब जाते हैं। कितना भी अच्छा तैराक हो, थकान उसे डुबो देती है। तो अगर आप तैरना जानते हैं तो ऐसा कुछ काम करेंगे कि आप थकेंगे नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी में, इस बिल्कुल लास्ट सेगमेंट के बाद में, प्रोग्राम के आखिरी में वो लोग जो बिल्कुल भी तैर नहीं पाते हैं उनके लिए कुछ टिप्स बता दूंगा जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक पानी में उतराते हुए रुके रह सकते हैं जब तक कि कोई दूसरी मदद ना आ जाए, मतलब कि आपके पास थोड़ा और समय बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये जो इस समय आप देख रहे हैं ये एक स्वस्थ फेफड़ा है। इसमें जो ये काला काला रंग देख रहे हैं, इसको आप ये कोई सिगरेट पीने वाले का फेफड़ा मत समझे, ये बिल्कुल हेल्थी फेफड़ा है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए जो इसमें केमिकल लगाए गए हैं उसकी वजह से इसका रंग थोड़ा सा बदल गया है। फेफड़ा जो होता है ये काफ़ी इलास्टिक जैसा होता है, दबाने से दबता है और खींचने से फैलता है, क्योंकि जिन टिश्यू से मिलकर बना होता है ये टिश्यू फूलने और सिकुड़ने के लिए बने होते हैं। इसके साथ में जो ये पाइप लगा हुआ है ये सांस का पाइप है, इसको मेडिकल की भाषा में ट्रेकिया कहते हैं। और जो ओमिक्रॉन है वो इस समय इसी सांस की नली में अपना इन्फेक्शन कर रहा है। जो डेल्टा पुराना वाला था वो फेफड़े में अंदर जाता था, लेकिन ये ओमिक्रॉन जो है ये इस सांस की नली में ऊपर की तरफ भी अपना संक्रमण करता है, इसलिए इसका प्रभाव जो है वो देर से शुरू होता है। तब तक दवाइयाँ वगैरह आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा हल्का माना जा रहा है, लेकिन अगर उसमें दवा सही समय पर नहीं मिलेगी तो वो वही डेल्टा वाला बिल्कुल इफेक्ट दिखाएगा। तो ये नली केवल एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब है जो खाना और आपकी सांस दोनों को आपके शरीर के अंदर पहुंचाती है। और ये ऊपर की तरफ जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका साउंड बॉक्स है जहां से आपकी आवाज़ निकलती है। इसको मैं घुमा देता हूँ, इसको आप ठीक से देख लें। इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बड़ी कमाल की है, क्योंकि यही हम लोगों की आइडेंटिटी होती है। मेरी आवाज़ ऐसी है, आपकी आवाज़ ऐसी है। अब आता है काम की बात के ऊपर। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो सांस यहाँ से होती हुई, इस ऊपर वाले भाग से होती हुई नीचे की तरफ सीधे फेफड़ों में आती है। और ये सांस की नली जो है जैसे ही नीचे फेफड़े में पहुँचती है ये ब्रांच का रूप, मतलब कि जड़ों जैसा रूप ले लेती है। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं उसी तरीके से फैल जाती है और ये फेफड़े का जो फूलने वाला हिस्सा है उसके अंदर घुस जाती है। तो ये मोटे से शुरू होती है और ये जड़ों के तरह से होते 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 बिल्कुल महीन माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पहुंच जाती है, जो आम आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। और उसका जो आखिरी भाग होता है वो छोटे छोटे गुब्बारे जैसा होता है और खून की नसें उन गुब्बारों के चारों तरफ लगी हुई होती हैं। उन गुब्बारों से खून के अंदर मौजूद जली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे सेल काम करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को जलाती हैं। जली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सांस में मिल जाती है और सांस के साथ आई हुई ऑक्सीजन खून में चली जाती है और खून फिर वो आगे बढ़ के दिल में पहुंच जाता है और दिल बाकी शरीर में उसको भेज देता है कि भैया फिर से खर्चा करो, और जो खर्चा खराब वाला खून है वो वापस लेके आता है। ये चक्र पूरा 24 घंटे चलता रहता है। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा शरीर, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारी कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज को जला के उससे एनर्जी लेती हैं। तो जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। खून से उस कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो खून के अंदर अम्लीय प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। खून धीरे धीरे जहरीला होने लगेगा। खून एक्चुअली क्या होता है कि एक खाने की लाइन होती है जो पूरे शरीर में खाना पहुंचाती रहती है। उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, उसके अंदर शुगर भी होती है, सारी चीज़ें उसी के अंदर होती हैं। उससे कोशिकाएं अपना काम का सामान ले लेती हैं। तो जब उनको गैस सिलेंडर मिल भी नहीं करेगा तो वो अपना खाना पका ही नहीं पाएंगी। जब खाना नहीं पका पाएंगी तो कोशिकाएं मर जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। ऑक्सीजन के अंदर आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर निकले, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो उसका भंडारण बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वही भंडारण, कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण पानी में डूबकर होने वाली मौत के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि पानी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती है। इसकी 4 स्टेज होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी का मतलब कि फिर कोई रास्ता नहीं है बचने का।
तीसरी तक बचने का है। मैं चारों स्टेजों पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रकाश डाल देता हूँ। तो पहली स्टेज है, आप चाहे कितने अच्छे बड़े तैराक हो, चाहे बिल्कुल भी तैराक ना हो, अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही आप पानी में गिरेंगे आप सांस रोक लेंगे। ये अपने आप होता है ना, सांस रोक लेंगे। अब आपने सांस रोक ली, ये पहला स्टेज है। लेकिन सांस रोकने की एक लिमिट है, मतलब कि जब आपने सांस रोका हुआ है उस समय कोई नई हवा अंदर नहीं आ रही है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन थी उससे ही काम चल रहा है। तो वो जो बची हुई ऑक्सीजन है वो खर्च हो रही है और खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। चूँकि नई हवा नहीं आ रही है इसलिए पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पा रही है। हालांकि अभी ऑक्सीजन है शरीर के अंदर, इसीलिए आप ऑक्सीमीटर जब आप लगाएंगे और सांस रोक लेंगे तभी भी दिखाई पड़ेगा कि अभी 95% है। लेकिन उस समय खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही होती है। तो एक समय ऐसा आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हो रही है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो एक समय तक है और आपने रोका हुआ है, बिल्कुल ऐसे रोका हुआ है। तो हमारा जो दिमाग है वो एक लिमिट तक काम करता है, उसके बाद जो शरीर के अंग हैं वो चीज़ों को टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे ही श्वसन तंत्र ये देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब हम लोग और नहीं रोक पाएंगे, वो आपका मुंह खोल देता है। तो आप चुपके से सांस ले लेते हैं। आप सांस रोक के देखिए, कितनी भी कोशिश करेंगे चुपके से आपको सांस लेनी पड़ेगी, वो आपके दिमाग के परमिशन के बिना भी ली जाएगी। आप सांस रोककर मर नहीं सकते हैं, आपका श्वसन तंत्र मरने नहीं देगा। तो जो चुपके से सांस जब लेते हैं तो पानी में तो पानी ही अंदर जाता है ना, हवा तो है नहीं वहाँ पर। इसको कहते हैं हिपोक्सिया, मतलब कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अब कम होना शुरू हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। दूसरा चरण जो आता है वो होता है एनोक्सिया। एनोक्सिया जो होता है, एनोक्सिया का मतलब ये हो गया कि अब शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं बची है। उस समय आपका ऑक्सीजन जो मीटर है वो बताना शुरू कर देगा कि ये अब 80 के नीचे पहुंच गया, 78 के नीचे पहुंच गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि शरीर के जो अंग होते हैं वो धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे का मतलब ये होता है कि कुछ अंग जैसे ही उनको खाना नहीं मिलता है वो शट डाउन, बंद हो जाते हैं, और जो बंद हो जाते हैं वो दोबारा नहीं चलते हैं। इसीलिए जो कोरोना वगैरह बीमारियां हैं उनको बेहद ख़तरनाक इसलिए माना जाता है कि जब भी कोरोना की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 80 से नीचे चला गया और 72 घंटे तक 80 के नीचे रहा तो आपको ज़िंदगी भर कोई ना कोई बड़ी बीमारी पीछा करेगी, क्योंकि शरीर का कुछ ना कुछ अंग, खास तौर पर दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया होगा। तो ये तो है दूसरा चरण। तीसरा चरण जो होता है हाइपोकैप्निया, मतलब कि अब आपके शरीर में ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गई है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ता जा रहा है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बाकी के अंगों का दम घुटना शुरू हो रहा है। तो अगर किसी ने आपको पहले या दूसरे चरण में बचा लिया तब तो आप सही सलामत वापस आ गए, क्योंकि आपके अंगों ने मरना शुरू ही किया था। लेकिन अगर आप तीसरे चरण में पहुंच गए जहां पर आपके अंग आपकी ही खर्च की हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उनका दम घुटने लगा, तो वो अंग कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो अब वो चरण आ जाता है जब आपके अंग आपके दिमाग की बातों को मानना बंद कर देते हैं और वो पानी के अंदर ही सांस लेने की कोशिश करते हैं। देखिए उसको ध्यान से देखिए, मैं इसको पलट दूं पहले। देखिए यहाँ पे जो ये पत्ती दिख रही है इसे एपोग्लॉटिस कहते हैं। इस पत्ती का मेन काम ये होता है कि खाने को और सांस को अलग अलग करे। जब खाना आता है तो ये पत्ती सांस की नली के सामने आ जाती है, तो खाना उसके पीछे की नली से बाहर चला जाता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये पत्ती ऊपर की तरफ रहती है तो हवा अंदर चली जाती है। लेकिन पानी के अंदर जब आपके अंग आपके दिमाग की बात नहीं मान रहे होते हैं तो ये पत्ती ठीक से काम नहीं करती है और ये खुली ही रहती है, क्योंकि वो हर हालत में हवा को अंदर लेना चाहती है। तो पानी में जब आप डूब रहे होते हैं तो पानी को ही अंदर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं जहाँ पर वो जड़ों वाला मामला शुरू होता है वहाँ पर भी एक ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम लगा होता है। आमतौर पर अगर आपकी सांस की नली में थोड़ा सा भी पानी चला जाए तो आपको खांसी आती है खांसी बिल्कुल आ जाएगी।
वो खांसी इसलिए होती है कि फेफड़े जो हैं वो किसी भी पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो जो बलून होते हैं जहाँ पर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छन रही होती है, उनको सूखा रहना ज़रूरी होता है, वरना वो काम नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि उन जड़ों की शुरुआत में एक लॉक लगा होता है जो फेफड़ों को बिल्कुल बंद कर देता है और आने वाले पानी को वापस फेंकता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही हो रहा होता है। आपको खांसी आती है, पानी में आप डूब रहे हैं, आप खांसते हैं और पानी अंदर ले लेते हैं। चूँकि वहाँ पर हवा है ही नहीं, केवल पानी ही पानी है, तो कोई और रास्ता बचता नहीं है। दिमाग जो होता है वो शरीर की 20%, 100 में 20% एनर्जी, सांस, सारी चीज़ों का 20% अपने लिए बचा के रखता है। तो इस स्थिति में आते ही दिमाग बाकी शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देता है कि मैं ज़िंदा रहूं, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहूंगा तो शायद मैं चीज़ों को बचा ले जाऊं। तो उस क्षण जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, जो डूबने वाला आदमी होता है वो अब कोई भी तरीके का उपाय करना छोड़ देता है और वो शिथिल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। और दिमाग ये आशा करता है कि वो किसी तरीके से बच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो दिमाग जो है, सिर जो है, वो शरीर का सबसे भारी भाग होता है और पानी के अंदर जाते ही वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि सबसे हैवी, सबसे भारी हमारे शरीर का अंग जो है वो सिर ही है और वो नीचे की तरफ उल्टा ही पड़ा रहता है और धीरे धीरे करके दिमाग मरना शुरू कर देता है। वो मरने की प्रक्रिया जो होती है वो तकलीफ़ देह होती है, क्योंकि वो दिमाग स्टेप बाय स्टेप मर रहा होता है। आदमी को एहसास हो रहा होता है, आदमी का दम घुट रहा होता है, आदमी के हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं। वो एक बड़ा ही भीषण क्षण होता है, लेकिन ये बहुत लंबा क्षण नहीं होता है। चौथा चरण जैसे शुरू होता है, आप ये मान के चलें कि वो 1.5 से 2 मिनट के बीच में सारा खेल ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो 1.5 से 2 मिनट जो होते हैं वो बड़े तकलीफ़ वाले होते हैं। जो कोरोना होता है उसमें भी लगभग यही कहानी होती है, लेकिन जो वो दर्द वाला हिस्सा है वो नहीं होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वो कई दिनों से कम हो रहा होता है और जो दिमाग है वो 70 का जब ऑक्सीजन का लेवल आता है तब से वो अपने आप को धीरे धीरे रोकना शुरू कर देता है। तभी आपने देखा होगा, आम तौर पर अगर आपने देखा होगा तो आम तौर पर जो कोरोना के मरीज़ आईसीयू में होते हैं वो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बिल्कुल शिथिल पड़े रहते हैं, क्योंकि दिमाग ने सारे के सारे तंत्र को शिथिल कर दिया होता है अपनी जान को बचाने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए। तो ये चरण है डूबते समय मौत कैसे होती है। अब आते हैं उस बात पे कि अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप 2 काम करें। पहला काम, कुछ भी मत करें, हाथ पैर मारना बिल्कुल बंद कर दें। तैरना हाथ पैर मारने की ही एक प्रक्रिया होती है। तो अगर आप गलत तरफ हाथ पैर मारेंगे तो आप दूसरी तरफ अंदर जा रहे होंगे। तो आप फ़िलहाल कुछ भी हाथ पैर मारना छोड़ दें, कुछ मत करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ तो आप बिल्कुल छोड़ दें, कुछ भी ना करें। दिमाग भी यही चाहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा नाव वगैरह में ट्यूब होता है ना, कि ट्यूब फेंक के लोगों को बचा लिया जाता है, कि उसके अंदर हवा होती है और हवा की वजह से आदमी तैरता रहता है। आपके शरीर के अंदर भी एक ट्यूब होता है, ये फेफड़ा। तो आप हो सके, अगर आपको तैरना नहीं आता है, कोई तरीका नहीं पता है, तो जितनी मैक्सिमम हवा भर सकते हो शरीर के अंदर, बिल्कुल सीना फुला के हवा भर के रखें। हालांकि आप बिल्कुल भर नहीं सकते हर समय, आपको सांस भी लेनी है, नई हवा भी अंदर लेनी है। तो जो आप सांस ले रहे हैं वो आधी या आधी से कम लें। मतलब कि आप कोशिश ये करें कि आपके जो फेफड़े हैं वो कम से कम आधे हर समय भरे रहें। उसकी वजह से क्या होगा, आप पानी में उतराते रहेंगे। आपका ये जो भाग है ये पानी से ऊपर रहेगा। कभी भी आप कोशिश करिएगा, अगर आप आधी सांस भरे रहेंगे और हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो आपका जो ये कमर के नीचे का हिस्सा है ये पानी में डूबेगा और कमर के ऊपर का हिस्सा जो है ये पानी से बाहर रहेगा। तो हाथों को बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह जितना फैला सकते हो फैला लें और अपने फेफड़ों को हवा से भरे हुए रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि वज़न कम करें, वज़न कम करें, वज़न कम करें, लेकिन डूबने वालों में अगर आप मोटे हैं तो आप जल्दी नहीं डूबेंगे। दुबले लोग जल्दी डूबते हैं क्योंकि उनका जो घनत्व है वो कम होता है।
मैंने आखिरी में लिंक डाल दिया है रेबीज वाला, देखना चाहे तो देख लें। ठीक लगा हो, समझ में आया हो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सवाल कुछ हो तो पूछिएगा। मिलते हैं फिर।